माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से। चैप्टर है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं वो है मोनोपोली मार्केट। जी हाँ प्यारे बच्चों, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमें तीन चीजें स्टडी करनी होती हैं। नंबर एक, मोनोपोली मार्केट। नंबर दो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और नंबर तीन पे हमें करनी होती है स्टडी ओलिगोपोली की। आज जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोनोपोली में। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन भाषा का वर्ड है मोनोपोली और इसमें मोनो को अलग स्टडी करना है और पोली को अलग देखना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। जी हाँ, यहाँ मोनो का मोनोपोली क्योंकि दो वर्ड कंसिस्टेंसी से बना है मोनो और पोली। मोनो का मीन्स है सिंगल और पोली का मतलब है सेलर, अर्थात एक ऐसी मार्केट जहां पर सिंगल सेलर है। डेफिनेशन क्या है मोनोपोली की? मोनोपोली मार्केट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच सिंगल सेलर ओनली सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी इज अवेलेबल। एक ऐसी मार्केट जहां पर किसी भी कमोडिटी को बेचने वाला सिंगल सेलर अवेलेबल है। इन दिस मार्केट देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जो प्रोडक्ट यहां बिक रहा होता है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब आप सोचेंगे सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है इसके बारे में बताता हूं। सब्स्टिट्यूट वर्ड पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए इस तरह से सब्स्टिट्यूट्स क्या है? मान लीजिए अगर हमें लिखने के लिए पेन की जरूरत पड़ती है, अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो हम पेंसिल से लिख सकते हैं। पेन और पेंसिल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, अर्थात एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर सर्दी के मौसम में हम चाय पीना चाहते हैं तो चाय हमें सर्दी के मौसम में राहत प्रदान करती है। इसी तरह से कॉफी भी, अगर चाय उपलब्ध नहीं है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे गर्मी के मौसम में अगर कोई ठंडा पदार्थ पीने को मन कर रहा है तो हम उसकी जगह पेप्सी ले सकते हैं, और अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो हम लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पेय पदार्थ है और ठंडे पदार्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं और यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट इसमें मोनोपोली में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ जो कमोडिटी सोल्ड की जाती है वो सेलर के द्वारा सिंगल ही की जाती है और वो जो है इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं करा पाता है। तो इसका मोनोपोली का एग्जांपल अब समझे कैसे? मोनोपोली का एग्जांपल समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे बच्चों। इतना सस्ता जितना इंडियन रेलवे हमारे पास उपलब्ध है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, दूसरा इतना सस्ता अवेलेबल जो है, इसका सस्ता दूसरा कोई ऑयल और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है सस्ते में। दूसरा मोनोपोली का एग्जांपल जो है वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आपको तो पता है कि बिजली जो है वितरण, जो विद्युत वितरण है वो स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा किया जाता है और स्टेट की उसमें मोनोपोली होती है। और जो स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको बिजली का वितरण कर देंगे, जिस स्टेट पर वो कर देंगे उस स्टेट पर कोई दूसरा क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन रेलवे का, ये भी मोनोपोली का एग्जाम्पल है क्योंकि इंडियन रेलवे की मोनोपोली है परिवहन के माध्यम में, और यहाँ पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है विद्युत उपलब्ध कराता है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराता है, उसकी भी मोनोपोली होती है। अब हम जान लेते हैं इसकी फीचर्स या एजम्पशंस की। मोनोपोली की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी एजम्पशंस हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो मेरे बच्चों, मोनोपोली मार्केट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर सिंगल सेलर अवेलेबल है। यहाँ पर सिंगल सेलर होता है। बायर जो आप जानते हैं हर मार्केट में लार्ज मात्रा में होते ही होते हैं। तो सबसे पहली फीचर जो है उसकी सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर अवेलेबल होता है और दूसरा कोई सेलर नहीं होता है। दूसरी बात है इसकी फीचर्स की, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसमें सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो इंडियन रेलवे जिस सस्ती दर से लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवाता है, इतना सस्ता और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके बराबर का कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दूसरा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अर्थात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जिस बिजली के रेट पर, जिस विद्युत के चार्ज रेट पर हमें बिजली उपलब्ध कराता है, उतना ही सस्ता हमें जनरेटर या कोई और इलेक्ट्रिसिटी का जो मीन्स है वो नहीं पड़ता है। तो इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जो प्रोडक्ट ये बेच रहे होते हैं उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तीसरी क्या होती है मोनोपोली की विशेषता या तीसरी फीचर क्या है? रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। मोनोपोली में जो अराइज होती है
वो सिंगल व्यक्ति को ही इसमें सेलर बनाया जाता है। और जो मोनोपोली स्टेज होती है तो वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति उस फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है कि कोई भी नई फर्म जो है वो आ नहीं सकती है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी संस्था जो है, कोई भी नई फर्म जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकती सेम तरह का बिजनेस करने के लिए। चौथी जो यहाँ विशेषता है वो ये प्राइस मेकर। मोनोपोली फर्म अपने आप में, आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो इंडस्ट्री देती है, लेकिन यहाँ क्योंकि सिंगल फर्म है, सिंगल फर्म अपने आप में क्या होती है, इंडस्ट्री होती है, तो ये अपने आप ही प्राइस मेकर होती है, ना कि प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो प्राइस देती है, फर्में वो प्राइस स्वीकार कर लेती हैं। वहां परफेक्ट कंपटीशन में फर्में प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। यहाँ सिंगल फर्म है, ये सिंगल फर्म अपने आप में क्या है, इंडस्ट्री है, और यहाँ जो प्राइस तय होता है और उस पर फुल कंट्रोल भी होता है। जी हाँ, यहाँ पर बिजली जो बिजली बोर्ड तय करेगा उसी पे हमें प्राप्त होगी, अर्थात प्राइस पर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि प्राइस की मेकर होती है मोनोपोलिस्टिक फर्म। नंबर 5, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है और कई बार हेट्रोजीनियस होता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो सकता है। दिवाली के अवसर पर कैडबरी चॉकलेट है, लूज अगर 10 रुपए की बेची जाती है तो किसी एक प्रोडक्ट के साथ अमेलगमेशन करके उसमें बहुत सारे प्रोडक्टों को जोड़कर बिस्किट्स, चॉकलेट्स और भी कैंडीज को जोड़कर जो एक स्पेशल गिफ्ट बना दिया जाता है, उसमें उसको हेट्रोजीनियस कर दिया जाता है। तो वही है, अगर कैडबरी सिर्फ चॉकलेट बेच रही है 10 रुपए की पैकिंग के अंदर तो वो होमोजीनियस कहलाता है, क्योंकि सारी 10 वाली चॉकलेट जो है एक जैसी होती है। लेकिन अगर वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कर रही है तो अपनी एक चॉकलेट के साथ अपनी कुछ कैंडीज, अपने कुछ बिस्कुट जोड़कर बेच रही है, तो वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो कुछ अवसर पर ये ज्यादातर ये होमोजीनियस होता है, लेकिन कुछ अवसर पर इसे हेट्रोजीनियस बना दिया जाता है। और अब से सबसे बड़ी बात, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली फर्म्स एक ऐसी फर्म है जहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस में विभेद करना, प्राइस में अंतर करना, अर्थात दो अलग अलग प्राइस चार्ज करना, दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा सकते हैं। कैसे? अब हम बिजली की बात करें, हमने कहा था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली वितरण करता है, हाउस होल्ड के लिए बिजली के रेट यानी रेजिडेंशियल के लिए बिजली के रेट कुछ अलग हैं, कुछ कम है। लेकिन अगर कमर्शियल यूज में हम अगर बिजली का देखें, प्रयोग करें, तो उसमें यूनिट का रेट कुछ ज्यादा लगकर आता है। इस तरह से मोनोपोली फर्म्स जो हैं अपने सेम प्रोडक्ट के लिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट के लिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपनाती हैं और अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकती हैं। मेरे बच्चों, साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ डिमांड का कर्व जो है, आम डिमांड कर्व के साथ ही ये भी क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड जो डिमांड कर्व होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। मान लीजिए 10 रुपए प्राइस था, ठीक है, इस तरफ प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी है। 10 रुपए प्राइस था तो डिमांड केवल 2 गुड्स की, नीचे क्वांटिटी लिखिए कितनी गुड्स की डिमांड है। अब प्राइस घट के 8 हो गया, अब गुड्स की डिमांड कितनी होगी, 6 होगी, अर्थात प्राइस के कम होते ही डिमांड बढ़ती है। ये स्लोप डाउनवर्ड जो है वो कर्व दिखाया करते हैं। तो यहाँ डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व होते हैं, अर्थात डिमांड कर्व ये बताते हैं जो जो प्राइस घटता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी, और जो जो प्राइस बढ़ता जाएगा, 8 से 10 पे देखिए, जो जो प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड घटती चली जाएगी। ये डिमांड स्लोप डाउनवर्ड की जो है विशेषता होती है। 8वीं विशेषता क्या है? एवरेज रिवेन्यू इज ऑल्सो द डिमांड कर्व। यहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू होता है, अर्थात जो किसी एक वस्तु की प्राइस होती है वही उसका AR होता है। ये तो आप जानते हैं कि प्राइस इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू होता है, और वही एवरेज रिवेन्यू यहाँ पर डिमांड कर्व होता है। इसीलिए डिमांड कर्व की शेप यहाँ पे किसी एक मोनोपोली के अंदर जो प्राइस रेट होते हैं, किसी का प्राइस कर्व होता है, वही उसका एवरेज रिवेन्यू होता है और वही उसका डिमांड कर्व होता है। यहाँ डिफरेंट तीनों चीजें नहीं होती हैं। इसीलिए स्लोप डाउनवर्ड मैंने आपको दिखाया था, ये असल में अपने आप में क्या होता है, ये एवरेज रिवेन्यू कर्व, प्राइस कर्व और डिमांड कर्व तीनों ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे कि मोनोपोली के अंदर, जी हाँ बच्चों, मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है और कैसे खींचता है। यहाँ मुझे रिवेन्यू कर्व की सहायता लेनी पड़ेगी, फिर भी हम देखते हैं कि मोनोपोली में डिमांड कर्व और रिवेन्यू कर्व किस तरह से बनते हैं। मेरे बच्चों, यूनिट्स है 1 2 3 4 5, ये यूनिट का कंजप्शन है, 1 2 3 4 और 5।
ठीक है। अब यहाँ प्राइस है, प्राइस यानी कि AR एवरेज रिवेन्यू, प्राइस इक्वल टू AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू। अब अगर एक मान लो यूनिट्स हजारों में है, इन थाउजेंड्स हैं, अगर 1000 यूनिट्स खरीदते हैं तो प्राइस जो लगेगा वो आपको 10 रुपीज लगेगा। अगर 1000 से डबल 2000 यूनिट्स खरीदते हैं तो प्राइस आपका 9 रुपीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करता है कस्टमर कि प्राइस को कम करके ज्यादा यूनिट्स को बेचता है। यहाँ प्राइस जब 10 से 8 हुआ था तो यूनिट्स जो 2 रुपए 2 बिक रही थी, अब कितनी बिक रही है 6। तो प्राइस को कम करके हमेशा यूनिट्स को ज्यादा बेचा जा सकता है। तो 1000 यूनिट्स अगर हम बेचते हैं, ये थाउजेंड्स में है, तो 10 रुपए प्राइस है। 2000 बेचते हैं तो 9 रुपए प्राइस है। अगर 3000 यूनिट्स बेचते हैं तो और बल्क में क्वांटिटी में पैदा करने से ये जो है वो 8 रुपए प्राइस हो जाता है। इसके बाद 7 और इसके बाद 6। इस तरह से देखिएगा, जो जो हम प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करते हैं तो प्राइस जो है वो डिफरेंट। अब टोटल रिवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रिवेन्यू होता है क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए। 1000 यूनिट बेचते हैं यानी 1000 को आप 1 मानिए, 1 गुना 10 10, ठीक है। ये 1000 में ही आ रहा है रिवेन्यू भी आपका, ये 10,000। अच्छा 2000 गुड्स बेचते हैं, 2 गुड्स बेचते हैं 9 के हिसाब से 18, ये 1000 में ही चल रहा है आगे आपका आंसर भी, ठीक है। 8 3 24, तीसरे के लिए 24, चौथे के लिए 28 और पांचवें के लिए 30। ये मल्टीप्लाई करके आया है बेटा टोटल रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू कैसे आता है मेरे बच्चों? मार्जिनल रिवेन्यू आता है कि आप दूसरी इकाई में से पहली इकाई को घटा दो, TRN माइनस TRN-1। 18 में से 10 चले गए 8, 24 में से 18 चले गए 6, 28 में से 24 चले गए 4, 30 में से चले गए 2। ये मार्जिनल रिवेन्यू है। मार्जिनल रिवेन्यू अगर एवरेज रिवेन्यू फॉल होता है तो मार्जिनल रिवेन्यू उससे कहीं ज्यादा फॉल होता है। तो मेरे बच्चों अगर इसके ऊपर 0 मान लिया जाए 10 के ऊपर, तो 10 में से 0 गए 10 हो सकता है। अब इसे बनाएंगे कैसे मेरे बच्चों? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट्स है जो अवेलेबल है, और ये हमारे पास प्राइस है 2 4 6 8 10, 10 8 6 4 और ये 2। अब क्या हुआ कि जब हम एक गुड्स बेचते हैं, अगर पहली को हम यहां से शुरुआत कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 5 अगर ले लें, तो एक वस्तु पर AR कितना है 10, दूसरी वस्तु पर AR कितना है 9, तीसरी वस्तु पर AR कितना है 8, चौथी वस्तु पर AR कितना है 7, पांचवी वस्तु पे AR कितना है 6। लो जी यहां आके ये सिमट गया, ये आपका AR का हो गया, एवरेज रिवेन्यू करवा, ठीक है। अब बात करते हैं MR कैसे इसमें रिटर्न होगा। पहले यूनिट पर मार्जिनल रिवेन्यू कितना है 10, वही सेम। दूसरे पे कितना है 8, ठीक है, दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, चौथे पे 4 और पांचवें पे 2। इस तरह से जो आएगा MR कर्व AR कर्व के नीचे आएगा। ये इस तरह से हम जो है मोनोपोली के अंदर जो है रिवेन्यू कर्व को शो कर सकते हैं। एवरेज रिवेन्यू कर्व यानी कि प्राइस कर्व, यानी कि डिमांड कर्व, और ये साथ में मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है मेरे बेटा। अब जो है मोनोपोली अराइज कैसे होती है? मोनोपोली अराइज होती है कुछ कारणों से। उसमें पहला कारण हो सकता है नेचुरल एक्यूरेंसीज, दूसरा हो सकता है पेटेंट राइट, तीसरा हो सकता है टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस, चौथा हो सकता है, जी हाँ, चौथा हो सकता है कर्टल। और इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और पांचवा हो सकता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, जिसकी वजह से मोनोपोली अराइजेस होती है। अब बाकी सब डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आराम कीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच।